हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको कक्षा 11वीं समाज शास्त्र के पाठ्य पुस्तक समाज के बोध के अध्याय 2 जो कि इस बार की परीक्षा में आ रहा है, इसके विषय में समझाऊंगा। हर एक पॉइंट को, हर एक लाइन को विस्तार से और सरल भाषा में समझाऊंगा, ताकि आप अगर वीडियो को अंत तक देखोगे तो ये पूरा का पूरा पाठ आपको एक ही बार में आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब तक जो साथी एनबी ई लर्निंग से नहीं जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पार्ट 2, ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक व्यवस्था। तो गांव से आप सभी परिचित हैं मेरी पिछली वीडियो देखकर, कि गांव एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे अधिकतर लोग प्राथमिक क्रियाएं करते हैं। आपको गांव की सिंपल सी परिभाषा बताता हूँ कि गांव एक ऐसा ही क्षेत्र होता है जहाँ पे कुल आबादी का अधिकतर जनसंख्या यानी 75% कुल आबादी का जो कृषि कार्य या प्राथमिक कार्यों से जुड़ा होता है वह ग्रामीण कहलाता है इलाका। और नगरीय में जहाँ पे 75% लोग गैर कृषि कार्य करते हैं। तो गैर कृषि कार्य जहाँ पे होगा वो नगरीय हो जाएगा, और कृषि कार्य जहाँ पे होगा बेटा वो ग्रामीण हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है सामाजिक परिवर्तन के बारे में। परिवर्तन को साधारण शब्दों में बदलाव कहते हैं, और बदलाव तो भाई प्राकृतिक है, हर घड़ी बदल रही है। और सामाजिक व्यवस्था, अब व्यवस्था क्या है? जैसे कि जो समाज में मान्यताएं, प्रथाएं हैं, पहले हम पैर छूकर गुरुजी को नमस्कार करते थे, आज हम दूर से हेलो हाय करके निकल जाते हैं ना। तो ये सामाजिक व्यवस्था है। तो इस जो पाठ में हम जानेंगे, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। कुछ विचारकों ने इसका जो मतलब बताया, जो परीक्षा में आएगा, तो उन विचारकों के जरिए बताऊंगा। सामाजिक परिवर्तन के कारण क्या हैं, किन कारणों सामाजिक में परिवर्तन यानी बदलाव आते हैं, और सामाजिक व्यवस्था का मतलब क्या है, और ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो ये पूरा चैप्टर है, लंबी वीडियो बनेगी, हो सकता है 1 घंटे से अतिरिक्त का समय लग जाए, लेकिन ये बात पक्की है कि अगर वीडियो को आप अंत तक देख लोगे तो ये चैप्टर आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो इन्हीं बिंदुओं से मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा। ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन, साधारण शब्दों में सामाजिक बदलाव। ठीक है, परिवर्तन को बदलाव कहते हैं। अब ये जो कठिन कठिन भाषा में लिखा हुआ है, पहले इसका अर्थ समझाता हूँ, फिर जो सिंपल भाषा है मैं आपको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो यह वे परिवर्तन है जो कुछ समय बाद समाज की विभिन्न इकाइयों में भिन्नता लाते हैं। ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है? एक परिवर्तन, एक बदलाव है जो कुछ समय बाद, कुछ टाइम के बाद समाज की विभिन्न इकाइयों, इकाई क्या होता है बेटा? परिवार एक इकाई है, ठीक है, आपका पड़ोस एक इकाई है, समाज एक इकाई है, समाज में ही आता सब कुछ वैसे तो, और विद्यालय की इकाई है, वातावरण एक इकाई है। तो समय के साथ समाज की विभिन्न इकाइयों में, समाज में भाई समाज किससे मिलकर बनता है? आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा, देखा होगा कि समाज परिवार से, लोगों से, है ना, लोगों के समुदायों से मिलकर बनता है। तो ये बदलाव है जो कुछ समय बाद समाज की विभिन्न इकाइयों में भिन्नता, यानी इसका मतलब भी अलग बदलाव लाते हैं। इस प्रकार समाज द्वारा मानव संस्थाओं, मानव की कौन कौन संस्था है भाई? मानव की संस्था परिवार हो गया, पड़ोस हो गया, ठीक है, सगे संबंधी हो गए, मित्रता हो गई। तो मानव संस्थाओं, प्रतिमानों, जो हमारी बहुत सालों से प्रतिमान है कि सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, शाम को रात को जल्दी सो जाना चाहिए, ब्रश करके खाना खाना चाहिए। तो प्रतिमानों, संबंधों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं आदि का स्वरूप पहले जैसा नहीं रह जाता है। ठीक है। तो हम सामाजिक बदलाव को अब सिंपल भाषा में बोलते हैं कि सामाजिक परिवर्तन वह बदलाव होते हैं जो समय के साथ साथ समाज के विभिन्न अंगों में दिखाई पड़ते हैं, समाज के विभिन्न इकाइयों में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। बदलाव, वह बदलाव जो समाज की विभिन्न इकाइयों में दिखाई पड़ते हैं, विभिन्न इकाइयों में दिखाई पड़ते हैं। अब विभिन्न इकाइयों से अर्थ क्या है?
परिवार में, पड़ोस में, दोस्ताना में, देखें स्कूल में, ये सब जो बदलाव आपको दिखाई दे रहे हैं वह सामाजिक परिवर्तन है। और सामाजिक परिवर्तन एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, सेम टू सेम लाइन आपको याद करनी है कि सामाजिक परिवर्तन एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। आप कभी दूसरी क्लास में था, जब 11वीं क्लास में हो, तो परिवर्तन है ना समय का, तो ये समाज में चलने वाली प्रक्रिया है। तो अब कोई सामाजिक परिवर्तन आपसे पूछेगा, बोलोगे कि सामाजिक बदलाव है बेटा जो विभिन्न इकाइयों में परिवर्तन लाते हैं, और ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। ये मानव संबंधों को बदल देती है। सॉरी। तो गिडेंस कौन है बेटा? एक समाजशास्त्री हैं। उन्होंने क्या कहा है? तो गिडेंस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से आशय उस परिवर्तन से है, यानी गिडेंस साहब कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ उस परिवर्तन से है जो किसी वस्तु अथवा परिस्थिति के मूल आधार संरचना को समय अवधि में बदल दे या कुछ समय बदल दे। अब वस्तु यानी कोई भी चीज़, चाहे वो कोई आपका घर का जो डिजाइन है वो बदल गया हो, आपके घर के बाहर की सड़क बदल गई हो, है ना, लोगों का व्यवहार बदल गया हो, और परिस्थिति यानी कंडीशंस। भाई आप देखते हो आज से 10 साल पहले दिल्ली में इतने सारे फ्लाईओवर नहीं थे, मेट्रो रेल शुरू ही हुई थी। तो आज तो हर जगह आप फ्लाईओवर देख सकते हैं, अच्छे अच्छे पार्क देख सकते हैं, है ना, मेट्रो रेल हर जगह कॉलोनी में पहुंच गई। तो ये क्या है? परिस्थिति की मूल आधार संरचना में बदलाव। जो पहले जो संरचना थी, पहली जो बनावट थी, अब जो बनावट होगी उसमें बदलाव जो आ गया है वो समय अवधि के साथ साथ उसे बोलते हैं परिवर्तन। तो बहुत सिंपल शब्दों में कहा है, ये परिभाषा आप लिख दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे कि किसी वस्तु अथवा परिस्थिति की मूल आधार संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर जो पहले से जो संरचना थी उसको समय अवधि में बदल दिया जाए तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये गिडेंस ने कहा है। सामाजिक परिवर्तन क्या है? एक ऐसा बदलाव जो समाज की विभिन्न इकाइयों में परिवर्तन कर दे, समाज की संरचना में परिवर्तन कर दे, किसी वस्तु में परिवर्तन कर दे, वह सामाजिक परिवर्तन हो गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ना है तो कमेंट करके जरूर बताना बेटा। सामाजिक परिवर्तन तो इन शॉर्ट बड़े और बुनियादी परिवर्तन, वो परिवर्तन जो दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर कोई समय के साथ कोई नहीं बदला, कहता नहीं ये भाई ये तो बदलेगा ही नहीं, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। अब आपके सर का पहनावा देखो, पहले जो गुरुजी आते थे भाई कुर्ता पजामा में, आजकल मास्टर साहब जीन्स में आते हैं। तो ये क्या है? एक तरीके से ये एक बड़े और बुनियादी परिवर्तन है। बड़े पैमाने पर परिवर्तन व प्रभाव पड़ता है। सामाजिक परिवर्तन क्या है? एक बड़े पैमाने पर परिवर्तन, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये परिवर्तन तेज गति से भी हो सकता है, मंद गति से भी हो सकता है। भाई आपके इलाके में 5 साल में सड़क बनी तो स्लो हुआ, और कईयों में 2 महीने में सड़क बन गई, तेज हो गया। तो परिवर्तन की जो दर है वो तेज भी हो सकती है और धीमी भी हो सकती है। और परिवर्तन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आंतरिक और बाह्य, अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको समझाऊंगा मैं, आंतरिक और बाह्य ये परिवर्तन क्या होते हैं। आंतरिक परिवर्तन होता है बेटा समाज के अंदर परिवर्तन जो दिखते नहीं है, जो परिवर्तन दिखते नहीं महसूस किए जाते हैं, और एक बाह्य परिवर्तन जो दिखते हैं। भाई आंतरिक आपके अंदर क्या छुपा है मुझे क्या पता, आपकी सोच में क्या बदलाव आया मुझे क्या पता, लेकिन अगर आपने बालों का स्टाइल बदल दिया हो, ठीक है, और कपड़े पहनने का स्टाइल बदल दिया तो वो दिखेगा ना। तो सामाजिक परिवर्तन एक बुनियादी बदलाव हो गए, ठीक है, एक प्रभावशील बदलाव हो गए। ये धीमी और तेज गति से बदलाव हो सकते हैं, और सामाजिक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इन शॉर्ट समाज की इकाइयों में बदलाव। बार बार क्यों लिख रहा हूँ? ताकि आपको वीडियो देखते ही आ जाए। समाज की इकाइयों में बदलाव किसके साथ? समय के साथ। तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। ओके, आगे। अब सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समझ में आ गया हमें। अब सामाजिक परिवर्तन 2 नए टॉपिक आए थे, आंतरिक और बाह्य सामाजिक परिवर्तन। तो आंतरिक परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं। आंतरिक परिवर्तन क्या होता है? किसी युग 10 साल का युग, 100 साल का युग होता है। तो किसी युग में आदर्श और मूल्यों में यदि पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन दिखाई पड़े तो उसे आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये बहुत ही टिपिकल लाइन है, क्या है समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आदर्श और मूल्यों से आप जानते हो क्या होता है? आदर्श होते हैं जैसे
शुरू शुरू में, आज से हम 100 साल बैक जाते हैं, हम सुबह उठते थे, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते थे और फिर कार्य हेतु जाते थे। आज हम उठते हैं, निकल जाते हैं, नमस्ते तो करते ही नहीं, अपने मास्टरों से नमस्ते नहीं करते हैं, वो तो मजबूरी में गुड मॉर्निंग सर बोलना पड़ता है ना, कोई बात नहीं। तो किसी युग में जो आदर्श और मूल्य यानी कि सुबह उठ के नमस्ते करना, ठीक है, अपने बाल छोटे करके रखना, ठीक है, ठीक से वस्त्र, साफ सुथरे वस्त्र पहनना, तो आदर्श और पूजा पाठ के तरीकों में हाथ जोड़ के पूरा आरती गाना या किसी भी ईश्वर की इबादत करना, वो पूरे ढंग से हुआ करती थी। तो किसी युग में आदर्श और मूल्यों में यदि पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन दिखाई दे तो आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। आज हम मंदिर के सामने से गुजरते हैं, दूर से हाथ जोड़ लेते हैं, होता है कि नहीं होता? कई बार तो कोई वो क्रॉस की तरह गर्दन पे, फिर छाती पे, फिर दोनों बाएं हाथों में लगा के चूमते हैं, जैसे ऊपर ऊपर किया ऐसे ऐसे, तो इसे भी पूजा कोई भी मंदिर में भी कर लेते हैं लोग। तो इसे आंतरिक परिवर्तन, कोई खाली उंगली को चूम लेते हैं। तो ये क्या है? ये कुछ युग में परिवर्तन हुए हैं, इन्हें आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। जो नयापन आया है, जो पहले के आदर्श और मूल्यों में अगर कुछ नयापन दिखाई दे समय के साथ, तो क्या है? वो आंतरिक परिवर्तन है। तो आंतरिक परिवर्तन का अर्थ होता है बेटा, किसी युग में आदर्श मूल्यों में पिछले युग के मुकाबले में कुछ नयापन दिखाई दे। आगे बढ़ा जाए। अब बाह्य परिवर्तन, तो बाह्य परिवर्तन यानी बनावट में परिवर्तन, ये आपको दिख सकता है। आंतरिक परिवर्तन वही वाली बात है कि दिख तो सकता है, लेकिन वो इतना गौर करने पे महसूस होगा, लेकिन बाह्य परिवर्तन इजीली दिख जाएगा आपको। यदि किसी सामाजिक अंग, समाज के बहुत सारे अंग है, वो आपने इकाइयों वर्ड सुना था ना, इकाई, जो इकाई शब्द मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था आपको, वो इकाई में अंग बोल सकते हैं। समाज के विभिन्न अंगों में बदलाव, ठीक है, उसे सामाजिक परिवर्तन हम कहते हैं। तो सामाजिक अंग जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी, वर्ग, जातीय सशस्त्रण, समूह के स्वरूप, आधारों में परिवर्तन दिखाई देता है। तो बाह्य परिवर्तन यानी कि परिवार में पहले पूरा दादा जी, ताऊ जी, चाचा जी सब साथ में रहते थे, संयुक्त परिवार था, ठीक है। अब एकल परिवार है, तो क्या दिख रहा है ना ये? तो ये संरचनात्मक परिवर्तन है, बाह्य परिवर्तन है। विवाह, पहले चुपके से शादी हो जाती थी, शादी का प्रोग्राम पूरा हफ्ता का चलता था कि एक गांव में दूसरे गांव बारात जाएगी, फिर उस गांव में दूल्हे की और उसकी बाराती की आवभगत होगी, 2 दिन तक दूल्हा वहीं रहता है, क्योंकि भाई रात को सड़कें ठीक नहीं है, लाइटें ठीक नहीं है। तो ये अब क्या है, सुबह गए, शाम को शादी होके वापस। वर्ग में, ठीक है, जाति वटी बटी हुई थी पहले, अब तो इतना जाति को नहीं मानते। जाति सशस्त्रण, समूह के स्वरूप, आधारों में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, यानी अंगों, ये सामाजिक अंगों में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, जो परिवर्तन दिखाई देता है, उसे हम बाह्य परिवर्तन कहते हैं। तो आंतरिक जो मूल्य और आदर्शों में होता है, नयापन आए, और जो बाह्य रूप से कुछ दिखाई दे परिवर्तन, उसे हम बाह्य परिवर्तन कह सकते हैं, या संरचनात्मक परिवर्तन भी कहते हैं। चलो भाई, तो हमने परिवर्तन पढ़ लिए, परिवर्तन के 2 प्रकार पढ़ लिए। आंतरिक परिवर्तन जो आदर्शों और मूल्यों में नयापन होता है, और बाह्य परिवर्तन जो समाज के अंगों में दिखाई देता है स्पष्ट रूप से। अब उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया? 1 नंबर में आएगा चार्ल्स डार्विन ने। ये 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा, क्योंकि 20 नंबर एमसीक्यू के आएंगे इस बार आपके। तो चार्ल्स डार्विन ने उद्विकासीय सिद्धांत दिया। उद्विकास का मतलब क्या है? परिवर्तन जब धीरे धीरे लंबे समय तक सरल से जटिल की ओर होता है, तो उसे उद्विकास कहते हैं। जब कोई परिवर्तन धीरे धीरे लंबे समय तक सरल से जटिल की ओर होता है, तो उसे उद्विकास कहते हैं। उद्विकास मतलब जैसे एक बच्चा होता है, फिर उसकी उंगलियां बड़ी होती हैं, फिर उसके शरीर बड़ा होता है, फिर उसके बाल आते हैं, हाँ, तो ये क्या है? ये उद्विकास है। चार्ल्स डार्विन, जो कि एक साइंटिस्ट भी थे, समाजशास्त्री भी रह चुके हैं। तो परिवर्तन जब धीरे धीरे लंबे समय तक सिंपल से कॉम्प्लेक्सन, सरल से जटिल की ओर होता है, तो उसे उद्विकास का सिद्धांत कहते हैं। जब बदलाव धीरे धीरे होता है, लंबे समय के लिए होता है, और सिंपल से कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर होता है, तो उसे उद्विकास का सिद्धांत कहते हैं। कौन लेकर आए थे? चार्ल्स डार्विन लेकर आए थे। इन्होंने क्या क्या कहा, यह आएगा कि चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत के बारे में बताइए। तो 5 पॉइंट है बेटा, 5 पॉइंटों को आपको मैं समझाता हूँ विस्तार से। पहला है कि डार्विन के अनुसार आरंभ में प्रत्येक जीवित प्राणी सरल होता है, ठीक है। इंसान स्टार्टिंग में, कोई भी जीवित प्राणी, चाहे वो जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई कीड़ा मकोड़ा हो, प्रारंभ में सरल होता है, क्योंकि सिंपल से ही कॉम्प्लेक्शन की ओर जाना है हमें। कई शताब्दियों अथवा कभी कभी सहस्त्राब्दियों में धीरे धीरे अपने आपको प्राकृतिक वातावरण में ढालकर मनुष्य बदलते रहते हैं।
आदि मानव नंगा रहता था, ठीक है, आज हम वस्त्र पहनने लग गए हैं, पर आज भी हम नंगापन दिखाते हैं टिकटॉक में वीडियो बनाने के लिए। तो क्या है ये, तो कई शताब्दियों अथवा कभी कभी सहस्ताब्दियों में धीरे धीरे अपने आप को प्राकृतिक वातावरण में ढालकर मनुष्य बदलते रहते हैं। और ये परिवर्तन सालों बाद होता है, ये नहीं एकदम से हो गया। कभी कोई सोचता था कि यहाँ लोग दाढ़ी बढ़ा के रखेंगे, तो पहले कहते थे कि जो दाढ़ी मूछे रखता है वो असभ्य होता है। शहरों में जो नौकरी करने आते थे मोस्टली क्लीन शेव रखते थे, है ना। आजकल दाढ़ी रखते हो आप, मूछे रखते हो, तो क्या है, मनुष्य धीरे धीरे वातावरण में ढाल लेता है खुद को। डार्विन के सिद्धांत ने योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी जो योग्यतम होता है वही जी सकता है, के विचार पर बल दिया। केवल वही जीवधारी जीवित रहने में सफल होते हैं जो अपने आप को पर्यावरण के अनुरूप खुद को पर्यावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं। जो अपने आप को नहीं ढाल पाते वो धीमी गति अथवा धीमी गति से करते हैं ढालने को, तो वो नहीं नष्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोरोना की बीमारी लेते हैं हम, भाई जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी वो जीवित हैं, सभी जीवित हैं, सबकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, और जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं थी वो गुजर गए हैं। तो वही है, केवल वही जीवधारी रह सकते हैं जो पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। तो योग्यतम की उत्तरजीविता चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। उद विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने, और क्या कहा कि प्राणी स्टार्टिंग में सरल होता है, फिर सालों बाद वह अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेता है। डार्विन का सिद्धांत प्राकृतिक प्रक्रियाओं को दिखाता है। सेम वही है, प्रकृति अब बदल रही है, अब प्रदूषण हो रहा है इतना, और जो लोग प्रदूषण को नहीं सहन कर पाते उनकी मृत्यु हो जाती है। तो डार्विन का सिद्धांत है प्राकृतिक प्रक्रियाओं को दिखाता है। इसे शीघ्र सामाजिक विश्व में स्वीकृत किया गया, जिसे अनुकूली परिवर्तन में महत्ता पर बल दिया गया। सोशल डार्विनिज्म कहते हैं इस कंटेंट को, यानी कि उद विकास सिद्धांत को सोशल डार्विनिज्म के नाम से सामाजिक विज्ञान में भी इसको किया कि सामाजिक विज्ञान समाज का अध्ययन करता है, और समाज का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत होता है। तो मनुष्य भी अपने आप को समाज के अनुसार ढाल लेता है। जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे तो आप एमसीक्यू की तैयारी करने लग गए हो ना, आपकी नौकरी के पेपर भी एमसीक्यू आते हैं, आपका जो सीयूईटी एंट्रेंस होगा वो भी एमसीक्यू आएगा। तो क्या है, ये एक वही है ना कि हम जो समाज है या पर्यावरण है उसके अनुसार खुद को ढाल लेते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम उद विकास का सिद्धांत, ठीक है भाई। चार्ल्स डार्विन का उद विकास सिद्धांत क्या है, प्राणी सरल से जीवित प्राणी सरल होता है, फिर धीरे धीरे अपने आप को प्रकृति में ढाल लेता है। योग्यता जो ज़्यादा योग्य होता है वही जी सकता है। इसको अगर डिस्क्राइब करना तो कर सकते हो ऐसे। अगला पॉइंट है क्रांतिकारी। कुछ परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाते हैं, जैसे जी मान लो आपको किसी सरकार को गिराना हो, अभी आप में इलेक्शन देखते होंगे, इतने तो होशियार बच्चे हो आप, चुनाव के बारे में जानकारी रखते हो। कोई परिवर्तन करना, कोई रूल बनवाना है तो आप धरना देने बैठ जाते हो, ठीक है। तो धरना देने को क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, रीजन क्या है। क्रांतिकारी परिवर्तन का ही अर्थ है कि जल्दी से बदलाव चाहिए आपको, समाज में बदलाव तो चाहिए, जल्दी से चाहिए, तो वो क्रांतिकारी परिवर्तन में आ जाएगा। परिवर्तन जो तुलनात्मक रूप से शीघ्र अथवा अचानक होता है, मैंने कहा ना जल्दी और अचानक हो जाए उसे क्रांतिकारी परिवर्तन। जैसे फ्रांस की क्रांति 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, याद है किसी को, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो क्या था वो कि वो निरंकुश राजा था, उसको हटा के लोकतंत्र लाया गया। तो क्रांतिकारी परिवर्तन शीघ्र अथवा अचानक होता है, इसका प्रयोग मुख्यतः राजनीति में होता है। तो क्रांति परिवर्तन राजनीति में होता है। फ्रांसीसी क्रांति, ये डेट ये उसकी नहीं है, डेट उसकी 1789 है। रूस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, संचार क्रांति। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी, याद होगा आपको 1780 में, फिर आपकी अमेरिका में 1850 में हुई थी, याद होगा 11वीं कक्षा में ही हो आप, ये बाकी हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं चीज़ें। तो क्रांतिकारी परिवर्तन जो शीघ्र और अचानक हो और राजनीति में होते हैं ये। अब तक आपने कुछ पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक बदलाव के बारे में पढ़ लिया। सामाजिक बदलाव दो प्रकार के थे, आंतरिक और बाहरी, वो पढ़ लिया आपने, ठीक है। आंतरिक परिवर्तन जो मूल्य और आदर्शों में होते हैं, और बाह्य जो परिवर्तन थे वो समाज की संस्थाओं में होते हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा उद्विकास का सिद्धांत और क्रांतिकारी परिवर्तन। अब मूल्य और मान्यताओं में परिवर्तन, ये होता क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसी उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो कि मूल्यों और मान्यताओं में परिवर्तन होता क्या आखिर,
तो हम बाल श्रम का उदाहरण लेके समझाते हैं आपको, ठीक है। 19वीं शताब्दी के अंत में यह माना जाने लगा कि बच्चे जितना जल्दी हो काम पर लग जाएं, क्यों, घर में पैसा आएगा। प्रारंभिक फैक्ट्री व्यवस्था बच्चों के श्रम पर आश्रित थी। बच्चे 5 अथवा 6 साल की उम्र से ही काम शुरू कर देते थे। तब बचपन से संबंधित विशिष्ट संकल्पना नहीं थी। तो ये 19वीं शताब्दी के अंत यानी 1801 से लेके 1899, ये 19वीं शताब्दी मानी जाएगी बेटा, ठीक है। 19वीं और 20वीं क्या है, 1901 से लेके 1999 तक 20वीं है। और हम 21वीं शताब्दी में दे रहे हैं, यानी 2001 से लेके 2099 तक 21वीं शताब्दी है। तो 19वीं शताब्दी में अंत में क्या माना जाता था कि बच्चे जितनी जल्दी हो काम पर जाएं, ठीक है, और 5 से 6 साल की आयु में ही काम करने लग जाते थे। तो ये मूल्य मान्यताएं थी। अब क्या मान्यता लोगों की कि बच्चा 5-6 साल का होगा स्कूल में डालो, घर में रहेगा, खेलेगा कूदेगा, चीजें तोड़ेगा, स्कूल में डालो, पढ़ाई करेगा। ये 20वीं शताब्दी के दौरान अनेक देशों ने बाल श्रम को कानून द्वारा बंद कर दिया। अब 20वीं शताब्दी पता है आपको, 1901 से लेकर 1999 तक के बीच के काल को। तो 20वीं शताब्दी के दौरान अनेक देशों ने बाल श्रम को कानून द्वारा बंद कर दिया। पहले लोग जानबूझ के करवाते थे, खुद ही माँ बाप, फिर बंद कर दिया। इसके बाद यद्यपि कुछ ऐसे उद्योग हमारे देश में जो आज भी बाल श्रम पर कम से कम आंशिक रूप से, पहले तो मुख्यतः रूप से आश्रित थे, अब आंशिक रूप से आश्रित हैं। ये दरी बुनना, छोटी चाय की दुकानें, रेस्टोरेंट, माचिस बनाना, यहाँ पे बच्चे काम करते हैं। फिरोजाबाद जब एंगल मेकर है वहाँ होता है, बहुत जगह होता है। अब रियल में 21वीं शताब्दी में देखा जाए, आज हम पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, कि बाल श्रम गैर कानूनी है तथा मालिकों को मुजरिमों के रूप में सजा हो सकती है। और अब क्या सोच बदली है कि 5 से 6 साल के बच्चे को कहाँ डालो, स्कूल में डालो। तो ये मान्यताओं और मूल्यों में परिवर्तन है, ठीक है। ये मान्यता और मूल्यों में परिवर्तन है जो समय के साथ हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आंतरिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन पढ़ लिया हमने, मूल्य और मान्यताओं को उदाहरण द्वारा समझ लिया, बाह्य परिवर्तन को हमने परिवार द्वारा समझाया था मैंने आपको। अब बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के कारण, क्यों सामाजिक परिवर्तन होते हैं। भाई बदलाव जरूरी है, मैं तो कह रहा हूं परिवर्तन जरूरी है, हाँ अच्छा हो, नेगेटिव ना हो। चलो भाई, सामाजिक परिवर्तन के स्रोत पढ़ लें एक बार। वीडियो में बोर तो नहीं हो रहे बच्चों, समझ आ रहा ना, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन के स्रोत अथवा कारण, तो पर्यावरण। भाई आपको पता, पहले डायनासोर हुआ करते थे, भारत में नहीं कहूँगा, विश्व में कहेंगे, डायनासोर हुआ करते थे। और डायनासोर इतने बड़े बड़े थे जितने आपके स्कूल की 4 बिल्डिंग फ्लोर हैं, उससे भी बड़े बड़े थे। पर्यावरण बदला, वो बेचारे नहीं जीवित रह पाए। भाई डार्विन का उद विकास का सिद्धांत कि जो अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है वही जीवित रहता है। तो पर्यावरण में बदलाव के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन भी जरूरी है। इस बार आपकी छुट्टियां, ठंड में बहुत क्लासेस, थोड़े एक्स्ट्रा क्लास सस्पेंड हो गई, क्यों हो गई, ठंड ज़्यादा पड़ गई। तो ये क्या है, पर्यावरण। तो सामाजिक परिवर्तन से पर्यावरण जुड़ा हुआ है। पर्यावरण में जब बदलाव होते हैं, ठंड ज़्यादा हो गई तो आपने स्वेटर निकाले, हीटर ले लिए, अब घर थोड़ा मजबूत बनाते हो ताकि हवा घुस ना पाए। तो ये क्या है, तो सामाजिक परिवर्तन के कारण एक तो पर्यावरण है, पर्यावरण ही सामाजिक परिवर्तन की जड़ है। नंबर 1 पॉइंट, तकनीक व आर्थिक। तकनीक क्या है, टेक्नोलॉजी। अब हम ऐसी ऐसी जगहों पर रहने लग गए हैं जहाँ पे रहना दुर्लभ था। कहते हैं मंगल पे भी अब 2 BHK फ्लैट मिलने लग गए हैं, सुना है, न्यूज़ देखता हूँ मैं। तो तकनीकी, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन जो आया है उसने सामाजिक परिवर्तन को रखा है। भाई पहले फ़ोन बहुत भारी भारी हुआ करते थे, लैंडलाइन हुआ करते थे। अब क्या है, स्मार्टफोन टच किया, वीडियो कॉल कर ली, कहीं बैठे, अमेरिका में बैठे हो, वीडियो कॉल कर ली। तो क्या तकनीकी और आर्थिक। आर्थिक क्या है, पहले लोग उतना कमाते थे जितना कि घर का पेट पल जाए। अब इंसान उस कमाई हुई चीज़ से और लाभ कमाते हैं। यानी पहले खेती जो करते थे अपने निर्वाह के लिए करते थे, अब खेती करते हैं कि निर्वाह तो हो जाए, व्यापार भी हो जाए। तो पर्यावरण, तकनीकी व आर्थिक। राजनीतिक कारण, पहले निरंकुशवादी, राजतंत्रवादी थे और अब लोकतंत्र आ गया है। अब है सांस्कृतिक, मान्यता में बदलाव हुए हैं। लोग पहले प्रकृति से डरते थे कि प्रकृति में अगर आंधी आ रही तो भगवान जी रुष्ट हो गए। अब सांस्कृतिक कारण बदलाव आए कि अब हम चीज़ को समझने लग गए, पूजा पाठ के तरीकों में बदलाव आए। तो ये स्रोत भी हैं और कारण भी हैं कि अगर कोई परीक्षा में पूछ ले कि सामाजिक परिवर्तन के स्रोत क्या हैं, लिख देंगे भाई पर्यावरण है,
तकनीक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, सांस्कृतिक है, और एक कारण भी है, और ये इसके प्रकार भी हैं कि सामाजिक परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, लिख देंगे। राजनीतिक प्रकार का होता है, आर्थिक प्रकार का होता है, तकनीकी प्रकार का होता है, सांस्कृतिक प्रकार का होता है। तो एक ही कंटेंट से आपके 3 प्रश्न हो जाएंगे कि कारण क्या सामाजिक परिवर्तन के, उनसे आप समझते क्या हो, ये सब। पर्यावरण और सामाजिक परिवर्तन, अब वही जो मैंने आपको बताया इसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। जो ये 4 पॉइंट आपको मैंने बताए, अब आपको मैं डीपली बताता हूँ, ठीक है। वो तो मैंने अपने एग्जाम्पल लिए थे, अब जो बुक ने लिखे हैं वो देखते हैं कि पर्यावरण सामाजिक परिवर्तन लाने में एक प्रभावकारी कारक है। बिल्कुल सिंपल लाइन है, कोई याद करना मुश्किल नहीं है कि प्रभावकारी कारक है। भौतिक पर्यावरण सामाजिक परिवर्तन को गति देता है। जो भौतिक पर्यावरण क्या होता है, जैसे जलवायु है, धरती है, पहाड़ है, ये भौतिक है, जो इंसान ने नहीं बनाए, ईश्वर ने या प्रकृति ने बनाए। तो भौतिक पर्यावरण सामाजिक परिवर्तन को स्पीड देता है। मनुष्य प्रकृति के प्रभावों को रोकने अथवा झेलने में अक्षम है। अब भाई इतनी ठंड हो रही है, तुम नंगे बदन तो घूम नहीं सकते थे ना, अक्षम है ना इंसान, अक्षम मतलब कि लायक नहीं है। तो उदाहरण के लिए मरुस्थलीय, जहाँ पे पानी कम होता है, वातावरण में रहने वाले लोगों के लिए एक स्थान पर रहकर कृषि करना संभव नहीं है। मैदानी भागों और नदियों किनारे हैं वो। नदी या समुद्र के समीप नगरों का विस्तार बड़े पैमाने पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे व्यावसायिक गतिविधि, कृषि भी कर सकते हैं और व्यापार भी कर सकते हैं। जल मार्ग और यातायात का साधन ही बन जाता है। तो पर्यावरण सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रभावकारी कारक है और एक गति प्रदान करता है। मनुष्य हमेशा उस जगह पे रहना पसंद करता है जहाँ पे उसको भूमि, श्रम, पूंजी, जल, परिवहन मिल जाए। आपने कक्षा 9वीं 10वीं में पढ़ा है कि जल मिल जाए, जहाँ पे कृषि योग्य भूमि हो। ये सब चीज़ें देखकर इंसान अपने आप को बदलता है। भौगोलिक पर्यावरण प्राकृतिक समाज को पूरा बदल कर रख देते हैं। कैसे? जैसे प्राकृतिक आपदाएं, जहाँ पे भूकंप आते हैं, तुम वहाँ पे घर क्यों बनाओगे? तुम ऐसी जगह रहने जाओगे जहाँ पे भूकंप नहीं आते। जहाँ पे बाढ़ आती है तुम वहाँ पे अपना मकान क्यों बनाओगे? तूफान, सूखा, काल, महामारी। तो ये क्या है? ये बदलाव अपरिवर्तनीय होते हैं और स्थायी परिवर्तन कहते हैं। यानी कुछ जब प्रकृति कुछ आपदाएं लाकर परिवर्तन करता है तो वो क्या होता है? वो अपरिवर्तनीय, स्थायी होते हैं और बाद में पहले वाली स्थिति में नहीं आ पाते। तो पर्यावरण सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किस तरीके से कि पर्यावरण गति प्रदान करता है। पर उदाहरण भी लिख सकते हैं कि कैसे कैसे ठंड में हम फिर क्या करते हैं, अपने आप को ऐसी जगह पर रखने का प्रयास करते हैं जहाँ पे हम गर्मी लगे। तकनीक और अर्थव्यवस्था ने सामाजिक परिवर्तन कैसे किया है? भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्ति जिन उन्नत टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, उन्नत चीज़ों का प्रयोग करते हैं, उसी को प्रौद्योगिकी कहते हैं। यानी इंसान अपनी भौतिक होता है क्या? जो संसार से अपनी आवश्यकता खुद शरीर से पूरी करना होता है, जैविक आवश्यकता। भौतिक होती है जो आप किसी और जीवित या निर्जीव चीज़ से अपनी आवश्यकता पूरी करते हो। तो अपनी भौतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति यानी हम लोग जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं, जिस इक्विपमेंट का, प्रविधि का प्रयोग करते हैं, उसे टेक्नोलॉजी कहते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैसे बल्ब, भाई अंधेरे में कैसे पढ़ेंगे? तो बल्ब क्या है? एक उन्नत प्रविधि, उन्नत मशीन है, उन्नत चीज़ है। पहिया, जितनी भी गाड़ियाँ हैं पहिए से चलती है। वाष्प इंजन, रेलगाड़ी, उपकरण जिनसे उत्पादन प्रणाली और अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव आया है। और सामाजिक परिवर्तन, तो तकनीक से अर्थव्यवस्था में बदलाव आया है और तकनीक व अर्थव्यवस्था दोनों से मिलकर समाज में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो इंसान भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिसका प्रयोग करता है वो प्रौद्योगिकी होती है। और प्रौद्योगिकी ने क्या किया है? अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव लाया है। भाई पहले एक जगह सामान बनाते थे तो वहीं बिकता था, अब गाड़ियाँ हैं कहीं भी बेच दो, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ऑनलाइन है। तकनीकी क्रांति से औद्योगिकरण, नगरीकरण, उदारीकरण जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिला है। अब टेक्नोलॉजी से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ इंडिया में आती हैं, इंडिया के लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से तो हुआ है। टेक्नोलॉजी में हर चीज़ आती है, एक पेन से लेके एक हवाई जहाज़ तक, एक पैंट की जिप से लेके एक बैग तक, सब। 3 इडियट मूवी देखिए ना, व्हाट इज़ मशीन? टेक्नोलॉजी मशीन का ही पार्ट है। उदाहरण के रूप में ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग में होने वाली तकनीक, पहले ब्रिटेन सूती कपड़ा इंडिया से मंगवाता था, फिर ब्रिटेन ने अपने ही सिंथेटिक बनाना शुरू कर दिया। तो नवीन सूत काटने और बुनने की मशीनों का भारतीय उपमहाद्वीप में हथकरघा को नष्ट कर दिया। यानी कि जो मशीनें आ गई उससे क्या हुआ, जो घर पे खादी के कपड़े बनाते थे लोग वो बनाने बंद हो गए हैं।
जो पूरी दुनिया में बहुत ही व्यापक और उच्च स्तरीय था। हाई क्वालिटी के कपड़े थे इंडिया के। इंडिया फेमस ही अपने कपड़ों के लिए हुआ था। अच्छा, पीटर इंग्लैंड कहाँ की कंपनी है? इंडिया की कंपनी है। लुई फिलिप्स इंडिया कंपनी है। वैन हुसैन इंडिया की। किसकी? आदित्य बिरला ग्रुप की। क्यों? क्योंकि कपड़ों के मामले में इंडिया बेस्ट है। तीसरा, कई बार आर्थिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन प्रत्यक्ष तकनीकी नहीं होते, भी समाज को बदल सकते हैं। यानी कई बार तकनीक समाज को बदलती है, केवल आर्थिक क्रियाएं भी। जैसे कि पहले रोपण कृषि क्या होता है? भारी मात्रा में एक जैसी खेती करना। तो पॉइंट का जो अर्थ है कि कई बार आर्थिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन तकनीकी नहीं होते। हर परिवर्तन तकनीकी नहीं होता है, आर्थिक भी होते हैं। आर्थिक परिवर्तन काम करने का तरीका। लोग अब गन्ना, चाय, कपास खेती ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि और पैसा कमा सकें। और इससे क्या होगा? समाज में बदलाव आएगा, लोग ज़्यादा इस फसलें उगाएंगे। पहले लोग गेहूं ज़्यादा उगाते थे, अब गन्ना, चाय वगैरह उगाते हैं। क्यों? पैसा मिलता है। और 17वीं और 19वीं शताब्दी में दासों का व्यापार भी शुरू हो गया। ये भी एक समाज में परिवर्तन है। कोई भी बदलाव, जैसे आज तुम जो जिंदगी जी रहे हो, कल वो अगर अलग जिंदगी जी रहे हो तो सामाजिक बदलाव में आ जाएगा। राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन कैसे हैं? भाई, राजनीतिक शक्ति सामाजिक परिवर्तन कारण बनती है। जब कोई देश दूसरे देश पर जीतता है तो उसका पहला काम यही होता है कि वहाँ पे सामाजिक व्यवस्था को ठीक करना। तो राजनीति यानी पहले निरंकुशवाद था, फिर राष्ट्रतंत्र आया, फिर लोकतंत्र आया। क्या है ये? तो ये राजनीति भी सामाजिक परिवर्तन का कारण बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने शासनकाल के दौरान अमेरिका ने जापान में सुधार किया, औद्योगिक विकास लेकर आए। अंग्रेजों ने भी वैसे हम गालियाँ देते हैं अंग्रेजों को, लेकिन उन्होंने भी हमारे देश में काफ़ी विकास किया। हमने जो अदालत है, जितनी सुप्रीम कोर्ट वगैरह, वो अंग्रेजों के ज़माने से चलती आ रही है। ठीक है, न्याय प्रणाली अंग्रेजों की है। आईएएस की परीक्षा अंग्रेजों के समय से है। रेल का आविष्कार अंग्रेजों के। तो राजनीति से कैसे जुड़ा हुआ है कि राजनीति में जब कोई शासक सरकार या राजा बनता है या सत्ता हासिल करता है तो वह अपने अंदर आने वाले सभी क्षेत्रों में बदलाव चाहता है। तो राजनीतिक शक्ति ही, यानी राजनीतिक शक्ति कैसे कि कोई व्यक्ति जब राजनीति में अच्छे पद पर होता है तो वो अपने एरिया में बदलाव लाना चाहता है, सामाजिक परिवर्तन का कारण रहती है। राजनीतिक परिवर्तन हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नहीं अपितु अपने देश में भी देख सकते हैं। इंडिया का उदाहरण दे रखा है कि भारत का ब्रिटिश शासन को बदल डालना निर्णायक परिवर्तन है। ठीक है, अंग्रेजों ने हमें बदला, लेकिन हमने भी क्या किया? अंग्रेजों से अपने आप को आज़ाद करवा लिया। तो ये भी एक सामाजिक परिवर्तन है कि भारत का ब्रिटिश शासन को बदल डालना निर्णायक परिवर्तन है। 2006 में नेपाली जनता ने नेपाल में राजतंत्र के स्थान ठुकरा दिया। ये भी सामाजिक परिवर्तन है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राजनीतिक परिवर्तन का। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि राजनीतिक परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी सभी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर हैं वोट डाल सकते हैं इलेक्शन में। ठीक है, तो ये क्या थे? ये एक बार फिर से बताता हूँ आपको, जो मैं डीपली बता रहा हूँ। पर्यावरण कैसे जुड़ा हुआ है सामाजिक परिवर्तन से, तकनीक व अर्थव्यवस्था कैसे जुड़ी हुई है, राजनीतिक, ये सब आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं सांस्कृतिक पे। भाई, संस्कृति वही होता है भाई, खान पान, पहनावा, आपके जीवन का व्यवहार। व्यक्ति के व्यवहार कार्यों में जब बदलाव आता है तो जीवन में सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। मैंने पहले कहा, जो आप नमस्ते नहीं करते, आप हेलो हाय करते हो, क्या है? सांस्कृतिक बदलाव है। तो व्यक्ति के व्यवहार और कार्यों में जब बदलाव आता है तो वो जीवन में सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संस्था, धर्म का प्रभाव भी है। धर्म में भी जो परिवर्तन आया, पहले चर्च में लोग पूजा करते थे, अब मंदिर मस्जिद भी खुल गए हैं। प्राचीन भारत के सामाजिक जीवन पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा, महात्मा बुद्ध से बहुत शिक्षा मिली है। धार्मिक मान्यताएं, मानदंडों ने भी समाज को बदलने में मदद करी। भाई, कहते नहीं है धर्म विरुद्ध है कि एक व्यक्ति 2 शादी नहीं कर सकता, एक स्त्री 2 पति नहीं रख सकती। क्या है? ये धर्म विरुद्ध है। तो धार्मिक मान्यताएं, मानदंड भी समाज को बदलती हैं, व्यक्ति के व्यवहार भी समाज को बदलते हैं। अब आपको पूरा एक सामाजिक परिवर्तन पूछ लूँ ना, आप एक पेज का लिखाओगे कि सामाजिक परिवर्तन समाज में होने वाले बदलाव हैं, समाज के अंगों में। वो अंग कौन कौन से हो गए? घर हो गया, परिवार हो गया, ठीक है, सांस्कृतिक परिवर्तन हो गया, राजनीतिक परिवर्तन हो गया, आर्थिक परिवर्तन हो गया, सब कुछ लिखा हो सकते हो। समाज में महिलाओं की स्थिति में भी जो परिवर्तन होते हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने महिलाओं ने कारखानों में काम करना शुरू कर दिया, जो पहले कभी नहीं हुआ।
महिलाएं जहाज बना सकती हैं, भारी मशीनों को चला सकती हैं, हथियारों का निर्माण कर सकती हैं। तो महिलाओं की भागीदारी भी सांस्कृतिक संस्कृति में बेटा रहन सहन, पहनावा, खान पीन, मान्यता सब आती है। समाज में आपका रहन सहन, समाज में जो संबंध होते हैं, राजनीति में जो सरकार से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, आर्थिक में पैसे से जुड़ी जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं। एक क्वेश्चन आता है दोहरी संस्कृति, बार बार आता है, क्या है ये? प्रचलित सामाजिक मानदंडों का विरोध अथवा अस्वीकृति है। उदाहरण के लिए युवा असंतोष। इन विरोधों की विषय वस्तु बाल, वस्त्रों, फैशन आदि हो सकती है। दोहरी संस्कृति का मतलब होता है कि जो समाज में, जैसे कि अब हम क्या करते हैं, बालों को रंग बिरंगा लाल पीला कर लेते हैं, दाढ़ी मूछें स्टाइलिश बना लेते हैं, वो क्या है? वो दोहरी संस्कृति है। हम पहन तो रहे हैं अपने घर वाले कपड़े और शकल से हम हनी सिंह बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो सामाजिक परिवर्तन क्लियर हो गया। 4 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है भाई? मैं पूछ, पर्यावरण का होता है, ठीक है, तकनीकी आर्थिक होता है, राजनीतिक होता है और सांस्कृतिक होता है। ये प्रकार थे। सामाजिक व्यवस्था किसे कहते हैं? अब सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, चैप्टर मैंने कह रहा हूँ बहुत बड़ा हो सकता है, मुझे पता है आपको थोड़ा बोर लग रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं, 1 घंटे के अंदर मैं इसको एंड करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो भाई, कितना समय हो गया देख लें एक बार, 36 मिनट हो गए। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक व्यवस्था के साथ ही समझा जा सकता है। सामाजिक व्यवस्था तो व्यवस्था में एक प्रवृत्ति होती है जो परिवर्तन का विरोध करती है, उसे नियमित करती है। तो व्यवस्था जो चली आ रही है, व्यवस्था होती है पूरा सिस्टम, सोशल सिस्टम। चेंज अलग हो गया, सिस्टम अलग हो गया। तो सामाजिक व्यवस्था क्या है? सामाजिक व्यवस्था तो व्यवस्था का अर्थ है किसी विशेष प्रकार के सामाजिक संबंधों, मूल्यों, परिमापों को तीव्रता से बनाए कर रखना, उनको दोबारा बनाते रहना। तो व्यवस्था का अर्थ है, हम इससे समझेंगे सेकंड वाले से, वो क्लियर है, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। सामाजिक व्यवस्था का क्या अर्थ है? पहले अर्थ पे आते हैं। किसी विशेष प्रकार के सामाजिक संबंध, उसके मूल्यों और परिमापों के तीव्रता से बनाकर रखना। जैसे कि सब नौकरी करने जाते हैं, फैक्ट्री में, कारखाने में, विद्यालयों में, है ना। विद्यालय बदलेंगे, नौकरी का तरीका ही बदलेगा, काम का तरीका बदलेगा, लेकिन काम थोड़ी छोड़ेंगे वो। आपने पहले चूल्हे पे रोटी पकाते थे पेट भरने के लिए, फिर स्टोव आया, फिर अब गैस सिलेंडर आया, फिर रोटी पकाना थोड़ी छोड़ा आपने। तो सामाजिक व्यवस्था है जो किसी प्रकार के सामाजिक संबंध, कोई विशेष प्रकार के सामाजिक संबंध हैं, सामाजिक मूल्य हैं, परिमापों को तीव्रता से बनाकर रखना, उनको दोबारा बनाते रहना, यानी बदलाव के साथ बना के रखना। जिस व्यवस्था होती है, कहते हैं ना व्यवस्था बना के रखो, यानी तुम बैठे तो बैठे रहो, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, बैठे रहो, व्यवस्था, ठीक है, सब कुछ ठीक ढंग से होना चाहिए, को व्यवस्था कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। सोशल सिस्टम वर्ड इंग्लिश में क्लियर है, सिस्टम होता है एक जो धारणा पहले चली आ रही है उसको वैसे ही बना के रखना और कुछ उसमें नया जोड़ना। कोई जो सामाजिक जो संबंध है वो पहले से चला आ रहा है, उसमें थोड़ा सा अगर बदलाव हो रहा है, बदलाव के बावजूद उसको स्थायी रूप से बना के रखना। अभी भी समझ में नहीं आ रहा? चलो समझा रहा हूं। तो एक तरीके से सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक व्यवस्था कहते हैं, लेकिन सामाजिक जो व्यवस्था है एक विशेष प्रकार के सामाजिक संबंध है। हमारे जैसे परिवार का समाज से कोई संबंध है, समाज के लोग आपके परिवार को इस नाम जानते हैं, जिसके में मम्मी रहती है, पापा रहते हैं, बच्चे रहते हैं, ये पढ़ाई करते हैं, मम्मी पापा ये काम करते हैं, ये क्या है? सामाजिक संबंध है। उनके मूल्य यानी कि पड़ोस में तो आपका हालचाल भी पूछेंगे, और परिमापों को तीव्रता से बनाकर रखना, उनको हमेशा से, यानी कि साल में एक बार पड़ोसी से मिल रहे हो, यानी रोज ही अगर आपसे टकरा गया तो नमस्ते तो करोगे ना, तो बनाकर रखना और उसको दोबारा बनाते रहना। यानी कोई भी काम डेली करना, प्रतिदिन करना, बदलाव आ जाए बदलाव के साथ करना, लेकिन डेली करना, उसे हम सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। जैसे तुम्हारा काम है स्कूल में जाके पढ़ना, मास्टर का काम है पढ़ाना, एक व्यवस्था है ये, ठीक है। अब मास्टर आज से नहीं पढ़ा रहा, मास्टर पिछले 20 साल से पढ़ा रहा है और 20 साल से नए नए बच्चों को पढ़ा रहा है। तो एक सामाजिक व्यवस्था है कि विशेष प्रकार के सामाजिक संबंधों, मूल्यों, परिमापों को तीव्रता से बनाकर रखना और दोबारा से बनाते रहना। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे आपको ये कंटेंट भी क्लियर हो जाएगा। सामाजिक व्यवस्था तो व्यवस्था की एक प्रवृत्ति होती है जो परिवर्तन का विरोध करती है, उसे नियमित, यानी परिवर्तन का विरोध का इन द सेंस बदलाव एकदम से नहीं चाहती, लेकिन बदलाव अगर आता है तो वो अपने आप को उस अनुसार पूरी व्यवस्था को बदल देती है। सामाजिक व्यवस्था 2 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है।
सदस्य अपनी इच्छा से नियमों और मूल्य के अनुसार कार्य करें। वही बात क्लियर हो गई कि जब लोग अपनी इच्छा से उसको अपना लें और लोगों को अलग अलग ढंग से इस नियमों और मूल्यों को मानने के लिए बाध्य किया जाए। तो दो तरीके से हम सामाजिक व्यवस्था अपना सकते हैं। समाज में व्यवस्था बनाने के दो तरीके हैं। जैसे कानूनी व्यवस्था होती है कि भाई पुलिस का काम है चोरों को पकड़ना, है ना, पुलिस का काम है अपराधी को पकड़ना, एक व्यवस्था है ये। तो सामाजिक व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो इच्छा से लोग मान लें जो सिस्टम चल रहा है, अपने बदलाव को मान के, हाँ जी कि कल से अगर हम नमस्ते नहीं करेंगे तो हमें क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो आप नमस्ते करना सीख जाओगे। समाज में सदस्य अपनी इच्छा से नियमों और मूल्यों को अनुसार काम करें, या इन नियमों और मूल्यों को मानने के लिए बाध्य कंडीशन लगाई जाए वरना फेल कर देंगे। तो सामाजिक व्यवस्था को दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और सामाजिक व्यवस्था कोई विशेष प्रकार के संबंध होते हैं और मूल्य होते हैं जिन्हें बनाकर रखना जरूरी होता है और दोबारा बनाना भी जरूरी होता है। क्लियर है? ठीक है। तो दो तरीके से हम सामाजिक व्यवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, या तो अपनी इच्छा से मान लें या कोई हमें मजबूरन मनवाएगा। प्रत्येक समाज सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दोनों प्रकार के मिश्रणों का प्रयोग करता है। तो सामाजिक व्यवस्था यानी सिस्टम बनाए रखने के लिए प्रभाव चाहिए होती है, सत्ता, असहमति, अपराध, हिंसा, सहयोग, असहयोग, ये सब इसके तत्व हैं। भाई जो प्रभावशाली होगा वो व्यवस्था बनाएगा। कहते हैं क्लास में एक मॉनिटर होता है, क्लास को संभालता है, प्रिंसिपल स्कूल को संभालता है, तो एक प्रभाव है, सत्ता है, उसकी पावर है। और असहमति भी होती है। कई लोग कहते हैं मैं नहीं मानूंगा, भाई चोर थोड़ी मानते चोरी करने से। अपराध, कुछ लोग अपराध करते हैं, कंझावला केस सुना होगा आपने, तो अपराध, हिंसा, ये सब कुछ सामाजिक व्यवस्था में होता है, लेकिन इनको दबा सकते हैं किसके द्वारा? हम कानून के द्वारा। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे प्रभाव, सत्ता और कानून के बारे में पढ़ेंगे। प्रभाव, सत्ता और कानून क्या करते हैं? सामाजिक व्यवस्था बनाने में सहायता करते हैं। प्रभाव मतलब इफेक्ट, सत्ता यानी पावर, कानून मतलब नियम, ये तीन चीजें जो सामाजिक व्यवस्था को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था का अर्थ आप समझ चुके हैं। सामाजिक व्यवस्था क्या होती है कि कुछ नियमों कानूनों के होते हैं जो मानना होता है जिनको, और बदलाव के साथ भी मानना होता है। तो प्रभाव, सत्ता, कानून के द्वारा ही हम सामाजिक व्यवस्था बनाए रखते हैं। अब आपको जो चैप्टर आपका 70% तक हो गया, 30% बचा, यानी कि थोड़ा सा और आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। मानवीय क्रियाएं मानवीय संरचना के अनुसार होती हैं। हर इंसान की जो काम करता है वो अपने अनुसार करता है। ठीक है, हर समूह में सत्ता के तत्व मूल रूप से विद्यमान होते हैं। संगठित समूह में कुछ साधारण सदस्य होते हैं, कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जिनके पास जिम्मेदारी होती है, उनके पास सत्ता भी होती है। ठीक है, तो मनुष्य अपने अनुसार काम करता है। हर व्यक्ति नेता नहीं बनना चाहता। ठीक है, तो हर मनुष्य का अपना अपना एक प्रोफेशन होता है, अपना एक उसकी बनावट होती है कि हाँ वो अगर मोटा ताजा तो वो बॉडी बिल्डिंग में जा सकता है, मुक्केबाजी में जा सकता है, वो तेज दौड़ता है तो रनिंग में जा सकता है, क्रिकेट में जा सकता है, स्पोर्ट में जा सकता है। तो हर समूह में सत्ता के तत्व विद्यमान रहते हैं। यानी मनुष्य समूह क्या होता है? लोगों का एक ग्रुप होता है, बहुत सारे जब लोग होते हैं उसको समूह बोलते हैं। तो हर समूह में सत्ता के तत्व मूल रूप से विद्यमान होते हैं जिसे हम पहचान नहीं पाते। मॉनिटर आपकी क्लास में से कोई एक बनता है, मास्टर को कैसे पता चलता है कि मॉनिटर बनने लायक है? कोई ना कोई तो गुण देखता है ना। तो हर समूह में सत्ता के मूल तत्व विद्यमान होते हैं। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ? जब भी आपको सामाजिक व्यवस्था का प्रश्न आए कि सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, तो प्रभाव, सत्ता, कानून लिख देना, नंबर पूरे मिलेंगे। संगठित समूह में कुछ तो सिंपल लोग होते हैं, कुछ होते हैं जिनके पास जिम्मेदारी होती है, उनके पास सत्ता भी होती है। प्रभुता का दूसरा नाम ही शक्ति है। ठीक है, प्रभुता का दूसरा नाम क्या है? शक्ति। तो प्रभुता यानी कि पावर, प्रभुता का दूसरा नाम क्या है? शक्ति। ठीक है, मैक्स वेबर के अनुसार समाज में सत्ता विशेष रूप से आर्थिक आधारों पर आधारित होती है। मैक्स वेबर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कहा है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वही समाज में पावरफुल होगा, और ये बात सच भी है। यद्यपि आर्थिक कारक सत्ता के निर्माण में एकमात्र नहीं है, जैसे उत्तर भारत की प्रभुसत्ता संपन्न जातियाँ। तो मैक्स वेबर ने, ये आएगा, ये अगर ये पूरे सेम टू सेम लाइन आएगी एक नंबर में, और किसने कहा ये? क्या चार्ल्स डार्विन ने कहा है या किसने कहा है? तो मैक्स वेबर ने कहा है कि समाज में सत्ता जो पावर होती है विशेष रूप से आर्थिक आधारों पे, यानी कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है वही पावरफुल है, और सत्ता का नाम है शक्ति, पावर। लेकिन उत्तर भारत में जातियाँ, ये आएगा कि उत्तर भारत में सत्ता किसकी वजह? प्रभुत्व संपन्न जातियाँ, जो बड़ी बड़ी जातियाँ उनके नाम पे।
सत्ता प्रभाव और कानून गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। जो सत्ता यानी पावर, जो पावर इसके पास, वही अपना इफेक्ट दिखाएगा, इफेक्ट यानी प्रभाव दिखाएगा, ठीक है, और वो कानून सिखाएगा सबको कि भाई ये करो ये ना करो। तो सत्ता प्रभाव कानून ये सामाजिक व्यवस्था के तत्व हैं। क्या हैं? तत्व हैं, अंग हैं। जैसे समाज के अंग होता है परिवार, पड़ोस, विवाह, वैसी व्यवस्था के अंग हैं सत्ता प्रभाव और कानून। कानून क्या है? कानून नियमों की एक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज में सदस्यों को नियंत्रित और उनके व्यवहारों को नियमित किया जाता है। कानून एक व्यवस्था है बेटा, एक व्यवस्था इन द सेंस सिस्टम है। सिस्टम क्या है? जिसके द्वारा समाज के मेंबर को नियंत्रित, कंट्रोल में करते हैं। हमें पता अगर सड़क में कूड़ा डालेंगे तो कोई ना कोई हमें देखेगा, जुर्माना लगा देगा। तो कुछ नियमों का एक सिस्टम, एक सिस्टमेटिक नियम है जो समाज के सदस्यों को कंट्रोल करते हैं और उनके व्यवहार को, जो उनके व्यवहार है, जैसे कि मैं सड़क पे कूड़ा नहीं भेज सकता, मैं किसी को राह चलते गाली नहीं दे सकता, वो नियमित करते हैं। तो कानून नियमों की व्यवस्था है। कानून क्या है? नियमों की व्यवस्था। क्या काम करता है? समाज के सदस्यों को कंट्रोल करता है और व्यवहार को नियमित, रेगुलर करता है, रेगुलरिटी करता है। प्रभुत्व क्या है बेटा? एक शक्ति से, पावर। प्रभुत्व मतलब पावर, जो सत्ता में नहीं थे। सत्ता यानी जिसके पास ज्यादा पहुंच है। इस समय शक्तिशाली कौन होता है? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। फिर दिल्ली में शक्तिशाली कौन है? केजरीवाल जी हैं। तो जिसके पास पावर है, सत्ता है, वो प्रभुत्व की ओर है। सत्ता महत्वपूर्ण कार्य कानून का निर्माण करना। सत्ता होता है कानून का निर्माण करना। तो शक्तिशाली व्यक्ति अपने प्रभाव से कानून का निर्माण करते हैं। सिंपल सा है। सत्ता कई प्रकार की होती है। परंपरागत सत्ता जो बाप के बाद बेटे को प्राप्त होती है। कानूनी, कानून से प्राप्त होती है। करिश्माई, जो जादूगर, पीर, कलाकार, धार्मिक गुरुओं को प्राप्त सत्ता। तो सत्ता के 4 प्रकार के बारे में बता दिया। क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है कि सत्ता कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। परंपरागत सत्ता, कानूनी सत्ता, करिश्माई सत्ता, धार्मिक गुरुओं को प्राप्त सत्ता। सत्ता यानी पावर। पावर कितने प्रकार की होती है? परंपरागत पावर, किसी किसी का बाप अमीर है, उसका बेटे को जो जायदाद मिलेगी वो भी अमीर हो जाएगा। तो ये क्या है? परंपरागत सत्ता है। अब पढ़ेंगे अपराध अहिंसा। ये सत्ता के नेगेटिव पॉइंट है। समाज व्यवस्था में देखो अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो समाज की अच्छाई तो पढ़ ली हमने, ये बुराइयां, अपराध और हिंसा। अपराध क्या है? कोई पूछ ले अपराध क्या है, बताओ भाई। वह कार्य जो समाज में चल रहे प्रतिमानों आदर्शों के विरुद्ध है, यानी जो समाज में जो नियम कानून के विरुद्ध होते हैं, वह सभी कार्य अपराध कहलाते हैं। अपराधी वह व्यक्ति होता है जो समाज द्वारा स्थापित नियमों के विरुद्ध कार्य करता है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि अपराधी वह व्यक्ति होता है जो समाज द्वारा स्थापित नियमों के अगेंस्ट, विरुद्ध कार्य करता है। जैसे गांधी जी ने नमक कानून तोड़ना सरकार, ब्रिटिश सरकार की नज़र में अपराध है। तो ये आ सकता है एग्जाम्पल कि गांधी जी ने कौन सा अपराध किया है? अंग्रेजों का रूल ना मान के, अंग्रेजों का रूल था कि नमक नहीं बनाओगे तुम, और गांधी जी ने बना दिया था। अपराध से समाज विघटन। समाज विघटन मतलब समाज टूट जाता है, टूट जाता है, क्योंकि अपराध समाज और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध किया गया कार्य है। तो अपराध ये होता है। अपराध जानबूझकर भी करते हैं। हिंसा होता है मारपीट। अपराध का अपग्रेड वर्जन हिंसा है। हिंसा सामाजिक व्यवस्था का शत्रु है, विरोध का उग्र रूप है। जैसे क्रांति होता है ना, सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत शीघ्रता से काम करता है, वैसे हिंसा होता है मारपीट, जो मात्र कानून ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण सामाजिक मानदंडों का भी अतिक्रमण करती है। समाज में हिंसा सामाजिक तनाव का प्रतिफल है। तो हिंसा अपराध से अपग्रेड वर्जन है। अपराध में तो भाई समाज के विरुद्ध कार्य करना। अगर आप सिगरेट पी रहे हो 14 साल से कम उम्र में, तो आप अपराध कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके जो अपराध से दूसरे को हानि नहीं पहुंच रही। हिंसा से दूसरे को हानि पहुंचती है, अपराध से आपको ही गलती होती है और आपको ही हानि पहुंचती है, लेकिन हिंसा से दूसरे को भी हानि पहुंचती है। चलो भाई, ग्रामीण और नगरीय समाज में क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्यों अपराध बढ़ रहा है? ग्रामीण नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और युवा वर्ग में बढ़ते अपराध के कारण। युवा, जैसे आपने कंझावला केस में 13 किलोमीटर गाड़ी में लाश घसीटी गई, या इससे पहले एक और हीरोइन का मर्डर, सुसाइड हुआ है। तो क्या है ये युवा वर्ग बहुत अपराध क्यों कर रहे हैं? कोई सुसाइड कर लेता है, कोई गोली मार देता है, कोई चाकू मार देता है अपने दोस्त को। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है? तो इसके कारण क्या है बेटा? बढ़ती हुई महंगाई। एक तो आपको स्मार्टफोन चाहिए 25,000 का, पापा जी ला के नहीं दे रहे, तो आप क्या करोगे? चोरी करोगे, करोगे कि नहीं करोगे?
ये हो गया। बेरोजगारी, जो युवा वर्ग में 18 से 25 साल के लोग भी आ गए और 18 से 40 साल के लोग भी, वो बेरोजगार है, तो चोर झपटी सीना तो करेंगे। बदले की भावना, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, तो ये बदले की भावना बहुत जल्दी हम में आ गई, अब पहले नहीं आती थी। फिल्मों का प्रभाव, तुम वो देखो कौन सी, पुष्पा मूवी देख के तो क्रिमिनल तो बनोगे ही बनोगे। तो बदले की भावना, फिल्मों का प्रभाव, नशा, लोगों में भय पैदा करना, जैसे फिल्मों में उससे डरते हैं जमाना, ये सब, तो ये सब चीज़ें हैं जो गांव और शहर में युवा वर्ग में, जो एक सामाजिक परिवर्तन भी है, महंगाई बढ़ना ही परिवर्तन है, बेरोजगारी भी परिवर्तन है, बदले की भावना परिवर्तन, सब परिवर्तन है। लेकिन युवा वर्ग में बढ़ते अपराध हिंसा के कारण क्या है, क्यों गांव में भी सेम कारण है और शहर में भी सेम कारण है अपराध के। गांव, कस्बों, नगरों में सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, तो सामाजिक व्यवस्था क्या है, जो प्रतिमान पहले से हैं, चलते आ रहे हैं, जो प्रतिमान मूल्य व प्रतिमान स्थायी रूप से स्थायी रूप से होते हैं, स्थायी रूप से चलते आ रहे हैं, लेकिन अगर उसमें बदलाव आता तो बदलाव को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो, तो उसे सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। तो गांव में तो कृषि आधारित होता सब कुछ, कस्बे में थोड़ा गांव से बड़ा, नगर से छोटा, और नगर जहाँ पे लोग खेती नहीं करते, अन्य कार्य करते हैं। तो डीपली समझाता हूँ अब कि गांव जिस भौगोलिक क्षेत्र में, भौगोलिक मतलब जो प्राकृतिक क्षेत्र में जीवन कृषि पर आधारित होता है, जहाँ प्राथमिक संबंधों की भरमार होती है, जहाँ जनसंख्या कम होती है और उनके जीवन में सरलता होती है, गांव कहते हैं। तो गांव किसे कहते हैं बेटा, जहाँ पे मोस्टली लोग, अधिकतर लोग खेती से जुड़े कार्य करते हैं, जनसंख्या कम होती है जहाँ पे, और सिंपल जीवन जीते हैं, साधारण जीवन जीते हैं, उसे हम गांव कहते हैं। ओके। कस्बा किसे कहते हैं, कस्बा कहते हैं नगर के छोटे रूप को। भाई गांव होता है जहाँ पे ग्रामीण लोग रहते हैं, कस्बे में थोड़े पढ़े लिखे भी लोग होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बड़ा परंतु नगर से छोटा, और नगर वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पे लोग कृषि के स्थान पर अनेक कार्य करते हैं, खेती ना करें, द्वितीय तृतीय कार्य करें। ठीक है, तो नगर हो गया। और नगरीकरण हो गया एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ पे जनसंख्या का बड़ा भाग गांव छोड़कर नगर में आता है। नगर तो पता है जहाँ पे लोग द्वितीय क्रियाएं करते हैं, खेती, अब लोग खेती कम करते हैं, बिजनेस वगैरह कारखानों में काम ज़्यादा करते हैं। तो नगरीकरण का क्या है, नगरीकरण एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जब बहुत अधिक मात्रा में गाँव के लोग गाँव छोड़कर शहर या कस्बों में आ जाते हैं, उसे नगरीकरण कहते हैं। तो नगरीकरण किसे कहते हैं, जब लोग गाँव छोड़कर शहर नगरों की तरफ आ जाते हैं। आर्थिक और प्रशासनिक शब्दों में ग्रामीण नगर की बनावट, कि ग्रामीण कैसे बनाए, नगर कैसे बनाए, दो मुख्य आधार हैं, जनसंख्या घनत्व व कृषि। तो जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी वो क्या होगा बेटा, वो शहर होगा या नगर होगा। वेरी गुड, शहर या नगर होगा जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी। जहाँ पे कम होगी गांव होगा। जो लोग ज़्यादा कृषि करते हैं तो ग्रामीण होगी, ग्रामीण में कृषि ज़्यादा करते हैं, और शहर में गैर कृषि करते हैं। तो ये चीज़ आपको मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था कि गांव का अर्थ क्या होता है, नगर का अर्थ क्या होता है। तो ग्रामीण जनसंख्या की बनावट के दो ही बेस हैं। कितने बेस हैं, दो बेस हैं, जनसंख्या का घनत्व और कृषि। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें अंतर कर लेते हैं, पेपर में सेम टू सेम आएगा, तो ऐसे ही लिखना है आपको, हमेशा अंतर बॉक्स बना के किया करो बच्चों। गांव का आकार छोटा होता है, नगर का आकार बड़ा होता है। गांव में संबंध व्यक्तिगत होते हैं, गांव में ना कोई आपके घर के एड्रेस से नहीं जानता, आपके पिता के नाम से आपको जानते हैं, व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, आपके एड्रेस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे सामाजिक संस्थाएं, जाति धर्म प्रथाएं बहुत प्रभावशाली यानी स्ट्रांग होती है, सबको जाति माननी जरूरी होती है, जाति तोड़ेंगे तो आपको गांव से निकाल दिया जाएगा, और शहर में ये सब नहीं होता। सामाजिक परिवर्तन स्लो होता है, यहाँ पे तीव्र होता है। जनसंख्या घनत्व, घनत्व क्या होता है, एक वर्ग किलोमीटर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। तो गांव में तो कम रहते हैं, शहर में ज़्यादा रहते हैं। मुख्य व्यवसाय कृषि, मुख्य व्यवसाय कृषि के अलावा कुछ भी। तो ये आपका ग्रामीण और नगर में अंतर है। अब ग्रामीण क्षेत्र और सामाजिक परिवर्तन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं फुर्ती से, और ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड की कगार पे, 1 घंटा तक ही जाएगी वीडियो, क्या करें, लेकिन चैप्टर तो बड़ा है ना। तो चलो पढ़ते हैं इसको फटाफट। संचार के नए साधनों के परिवर्तन में सांस्कृतिक पिछड़ापन ना के बराबर है, यानी गांव और क्षेत्र में, गांव और शहरों के बीच जो सांस्कृतिक पिछड़ापन है ना के बराबर है संचार के नए साधनों में परिवर्तन से। संचार आ गया है तो संस्कृति में अब गांव भी आ गया है और शहर भी, यानी टेक्नोलॉजी से जो हम स्मार्टफोन यहाँ यूज़ कर पा रहे हैं वो गाँव में लोग यूज़ कर पा रहे हैं।
भू स्वामित्व में परिवर्तन हुआ है। संचार से संस्कृति में पिछड़ेपन नहीं है। पिछड़ेपन क्या होता है? पुराने जमाने के बाबा आदम जमाने की जो चीज़ें उसको मानते आ रहे हो, नहीं मानते अब आप। वहाँ पे भी टीवी चलता है, टीवी से आप सीखते हो क्या सच है क्या गलत है। तो संचार से साधनों के परिवर्तन से सांस्कृतिक पिछड़ापन नहीं है गाँव में बिल्कुल भी। वो स्वामित्व में परिवर्तन जरूर आया है कि जो बड़ी बड़ी जातियों ने ज़्यादा ज़मीन खरीद के अपने आप को स्ट्रांग बना लिया है। प्रबल जाति क्या होती है, अब ये पूछोगे आप मुझसे, तो जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होती है, यानी जिसका पैसा बहुत है। मान लो कोई कास्ट है, कोई भी कास्ट है, मैं नाम लूँगा अभी, फिर वरना यूट्यूब में कंप्लेंट कर दोगे आप। कोई भी कास्ट, इसका पैसा बहुत है, इसका नेम है, फेम है, मनी है, तो प्रबल जाति हो गई। कृषि की नई तकनीकी प्रणाली में परिवर्तन, नई मशीनरी के प्रयोग ने जमींदार और मजदूरों के बीच की खाई को बढ़ाया है। पहले जमींदार मजदूरों में संबंध था, मजदूर जमींदार नाम से जानते थे। अब मशीनें आ गई हैं तो भाड़े पे मजदूर उठाए, काम करवाया, खत्म कलेश। कृषि में कीमतों में उतार चढ़ाव, सूखा, बाढ़ किसानों को आत्महत्या करने मजबूर कर दिया। तो गांव में क्या क्या परिवर्तन हुआ है बेटा, लिख देंगे। सांस्कृतिक पिछड़ापन, संस्कृति में बदलाव आया हुआ है। भूस्वामी में बदलाव आया हुआ है। प्रबल जातियों का उदय हुआ है। तक कृषि करने के तरीके में बदलाव हुआ है। कृषि के कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। और एक मनरेगा सुना होगा आपने, कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ समाजशास्त्र में। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी कि 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए गांव के प्रत्येक परिवार को, एक व्यक्ति को जो बेरोजगार हैं। नगरीय क्षेत्र में परिवर्तन, तो प्राचीन नगर अर्थव्यवस्था को सहारा देते थे। आजकल नगर अपनी मनोरंजन के लिए फेमस है, पर्यटन के लिए फेमस है। तो प्राचीन नगर अर्थव्यवस्था के लिए थे। जो नगर पतन बंदरगाहों के किनारे बसे थे वह बहुत ही लाभ कमाते थे। ऐसा अब कुछ नहीं है। पहले जो नगर एयरपोर्ट के पास या जहाँ पे पानी के शिप उतरते हैं वहाँ पे पास होते थे। अब कोलकाता पहली राजधानी इंडिया कोलकाता थी 1911 से पहले, 1911 के बाद दिल्ली बनी है। तो क्यों कोलकाता राजधानी थी? क्योंकि सारा व्यापार कोलकाता से होता था। ठीक है, तो प्राचीन नगर अर्थव्यवस्था को सहारा देते थे। धार्मिक स्थल थे, राजस्थान में अजमेर, उत्तर प्रदेश में वाराणसी अधिक प्रसिद्ध थे। ये पास्ट में, अब चेंज हो गया है। अब खाटू वाले श्याम फेमस हो गए हैं, मक्का मदीना फेमस हो गए हैं। ये सब जनसंख्या घनत्व अधिक होने से ये समस्याएं उत्पन्न होगी। तो ये परिवर्तन है, चाहे परिवर्तन नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, परिवर्तन परिवर्तन कहलाता है। आप पहले से कमजोर हो गए तो भी बदलाव है, आप पहले से मोटे हो गए तो भी बदलाव है। तो जनसंख्या घनत्व अधिक होने से कौन कौन समस्याएं उत्पन्न होती हैं? आप्रवास, यानी लोगों को रहने की जगह नहीं मिल पाती। बेरोजगारी, अपराध, जन स्वास्थ्य, गंदी बस्तियां, गंदगी, ये सब प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। किसके कारण फेस करनी पड़ती है बेटा आपको? ये करनी पड़ती है आपको जनसंख्या वृद्धि, नगर बनने के कारण, और नगरीय परिवहन से प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो चैप्टर एंड हो गया है। हमने क्या क्या पढ़ा है? नगर में क्या क्या परिवर्तन आए। अब ये भी मत लिखो नगर में, हम लिखेंगे नगर के संबंधों में परिवर्तन आए, परिवारों में परिवर्तन आए, काम करने के तरीकों में परिवर्तन आए, लोगों के घर बनाने के तरीकों में परिवर्तन आए, खाने पीने में परिवर्तन आए, पूजा पाठ में परिवर्तन आए। ये सब लिख सकते हैं नगरों में। और गाँव में परिवर्तन क्या है? नई नई संस्कृति आई, लोगों ने नए तरीकों से खेती करना शुरू कर दी। ठीक है, गांव में स्कूल खुलने लग गए। ये सब गांव में परिवर्तन है, परिवर्तन है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण वर्ड हैं जिनको आपको समझना है, एक नंबर में आ सकते हैं। पृथकीकरण क्या है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें समूह, प्रजाति, निर्जाति, धर्म तथा अन्य कारकों द्वारा विभाजन होता है। यानी अलग अलग कुछ जाति दो भागों में बट गई, जैसे मुस्लिम में सिया सुन्नी हो गई, हिंदू में ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र हो गए। तो पृथकीकरण क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें समूह, कोई ग्रुप, या तो ग्रुप बढ़ जाए, या कोई जाति बढ़ जाए, कोई धर्म बढ़ जाए। घैटोकरण, ये एक वर्ड कई बार पेपर में आ रखा है, घैटोकरण। हम बस्तीकरण तो पढ़ चुके हैं कि बस्तियां, बहुत ज़्यादा संख्या में घर बनाने को बस्तीकरण कहते हैं, लेकिन घैटोकरण किसे कहते हैं? तो घैटोकरण ही बस्तीकरण है। समानतः ये शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए किया जाता था। आज के संदर्भ में ये विशिष्ट धर्म, निर्जाति, जाति, समान पहचान वाले लोगों के साथ रहने को दिखाता है। तो घैटोकरण का मतलब होता है एक साथ जो लोग रहते हैं, एक जैसे दिखते हैं, उसे हम घैटोकरण बोलते हैं। घैटोकरण की प्रक्रिया में मिश्रित व्यवस्थाओं वाले पड़ोस के स्थान पर एक समुदाय पड़ोस में बदलाव का होना है। यानी घैटोकरण का होता है कि एक कॉलोनी में एक जैसे ही
एक जैसे तो सेम शक्ल तो नहीं हो सकती ना, मतलब मिडिल क्लास लोग रह रहे हैं तो घेटोकरण है, या अमीर रह रहे हैं तो घेटोकरण है वो। तो आज के संदर्भ में विशेष धर्म, यानी यहाँ पे हिंदुओं के लोग रहते हैं, यहाँ पे मुस्लिम लोग रहते हैं, तो घेटोकरण है। एक जैसे लोग जिनकी या तो विशिष्ट धर्म हो, या कोई जाति हो, या एक ही जाति के लोग हों, या कि समान पहचान, सब नौकरी वाले हों, सब टीचर्स रहते हो, सब डॉक्टर रहते हो, तो वो क्या है, घेटोकरण कहलाता है। मास ट्रांजिस्ट, यानी बड़ी मात्रा में लोगों का तेजी से परिवहन के साधन द्वारा आवागमन, यानी हवाई जहाज द्वारा। तो ट्रांजिस्ट का मतलब होता है बड़ी मात्रा में तीव्र गति से लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना। सीमा शुल्क टैरिफ, किसी देश में प्रवेश करने या छोड़ने वाले सामानों पर लगाए गए कर। हम मान लो कोई अमेरिका से टीवी लेके आए, ठीक है, तो टीवी का कुछ परसेंट ना हमें कस्टम विभाग को देना पड़ेगा। कस्टम विभाग क्या होता है, ये एयरपोर्ट पे एक सरकारी संस्था होती है जो देखती है कि कौन सामान बाहर से आ रहे हैं, तो उस पर इतना % GST लेना है हमें। तो किसी देश में प्रवेश करने या छोड़ने वाले सामानों पर लगाए कर जो उसकी कीमत बढ़ाते हैं और घरेलू रूप से उत्पादित सामानों के सापेक्ष कम प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, उसे बोलते हैं सीमा शुल्क। और ज़रूरी है, अब MI का टीवी तुम लोगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा ना, दिल्ली के, अगर दिल्ली के कोई लोकल कंपनी की टीवी है और MI का टीवी है तो फ़र्क क्यों दिखेगा, क्योंकि बाहर से आया उसमें टैक्स लग गया और महंगा हो गया, इसलिए। प्रभु जाति, यानी जो जाति, SN श्रीनिवास ने ये शब्द लेके आया था। प्रभु जाति शब्द कौन लेके आया, MN श्रीनिवास ने। ये शब्द जमींदारी मध्यवर्ती जाति समूह को संदर्भित करता है जो संख्यात्मक रूप से बड़े हैं, यानी जिन जिन जातियों की संख्या ज़्यादा है उसे प्रभु जाति कहते हैं, और इसलिए किसी दिए गए क्षेत्र में राजनीतिक प्रभुत्व का आनंद लेते हैं। जो जाति बड़ी संख्या में किसी विशेष जगह पर रहती है उसे हम प्रभु जाति कहते हैं। MN श्रीनिवास ने यह शब्द यूज किया। गेटेड समुदाय क्या होता है, शहरी इलाके नियंत्रित प्रवेश बाहर निकलने के साथ बाढ़ द्वारों से घिरे हुए होते हैं, यानी आमतौर पर ऊपरी वर्ग समृद्धि। तो गेटेड समुदाय क्या होते हैं कि कोई एक ऐसा सोसाइटी, हम सोसाइटी बोलेंगे, जो बड़ी बड़ी दीवारों से संरक्षित है। जैसे स्कूल की बिल्डिंग आपकी वो तारों संरक्षित क्यों है, ताकि कोई अन्य इंसान ना आ जाए, तो इसे बोलते हैं गेटेड समुदाय। भद्रीकरण, जेंट्रिफिकेशन, एक निम्न वर्ग पड़ोस के बीच एक मध्यम या ऊपरी वर्ग के पड़ोस में रूपांतरण का वर्णन करने के लिए कहते हैं। यानी कोई निम्न वर्ग पड़ोस के बीच एक मध्यम ऊपरी वर्ग पड़ोस में रूपांतरण, कोई गरीब बंदा अमीर बन रहा है तो उसे भद्रीकरण कहते हैं, भद्र व्यक्ति बन रहा है, जेंट्रिफिकेशन कहते हैं। वैधता यानी वैलिड किसे कहते हैं, कुछ जो उचित होता है, सही होता है, सब सही मानते हैं, उसे हम वैध कहते हैं। वैधता वैध बनाने की प्रक्रिया है। कुछ प्रश्न है, प्रभु जाति शब्द किसने दिया, 1 नंबर में आएगा तो क्या लिखोगे, MN श्रीनिवास, ठीक है। ये किसने कहा था कि प्राकृतिक परिस्थितियों में खुद के अनुसार कोई लोग ढाल लेते हैं और धीरे धीरे काम होता है, डार्विन ने कहा था, ठीक है। घेटों का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं हम, बताओ, यहूदी के लिए। तो ये कुछ प्रश्न उत्तर हैं। राजस्थान का भारत में मेवाड़ शासक परिवार क्या है, पारंपरिक प्राधिकरण। जो मेवाड़ शासक है वो कौन है, परंपरा से मेवाड़ के राजा है। राजस्थान में मेवाड़ के राजा है परंपरा से, ठीक है। नई कताई बुनाई मशीनों से किसको नष्ट कर दिया है, हाथ से काम करने वाली चीज़ों को। तो ये मैंने याद नहीं किया, ये मैंने जब आपको पढ़ाया है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ये कुछ प्रश्न हैं, सही गलत भी हैं इसमें, तो अगर समय मिला तो अगली वीडियो में प्रश्न लेके आऊँगा, अन्यथा वैसे आप खुद कर सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, सामाजिक में बदलाव, समाज के अंगों में बदलाव। सामाजिक परिवर्तन के रूप कौन कौन से हैं, सांस्कृतिक हो गया, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया। उद्विकास किसे कहते हैं, समय के साथ धीरे धीरे बदलाव सरल से जटिल की ओर होना उद्विकास कहलाता है। यानी कुछ प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी है, भूकंप, महामारी, ठीक है, बाढ़ आना, पहाड़ गिरना, बादल फटना, ये सब। तो ये सब चीज़ें जो करवा चुका हूँ आपको मैं, उसी चीज़ को पूछा हुआ है। तो ये कुछ प्रश्न हैं, खुद करने का प्रयास करना बेटा। वीडियो के अंत में जब ये प्रश्न आपको दिख रहे हैं तो इन प्रश्नों को खुद करने का प्रयास करना, ठीक है। और अगर ना आए तो कमेंट करके बताना, तो मैं आपके लिए और हेल्प कर सकता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। और बहुत जल्द मैं इसकी अन्य वीडियो लेकर आ रहा हूँ ताकि आपकी फाइनल की परीक्षा से पहले सारी तैयारी हो जाए। तो पाठ का नाम क्या था, पाठ का नाम था ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्था। NB लर्निंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।